नमस्कार, आप सभी को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। लाल कोट की प्राचीर से आज सुदर्शन के संघर्ष का सार उठा है। जी हां, घुसपैठियों पर सुदर्शन न्यूज का रुख शुरू से ही साफ रहा है। इन्हें निकालो और बाहर फेंको। आज जो सच लाल कोट से देश के प्रधानमंत्री ने गरज कर कहा, वह सच सुदर्शन न्यूज के प्रधान संपादक डॉक्टर सुरेश चवाणकी जी बरसों पहले देश को चेता कर कह चुके हैं। ये जमीन घुसपैठिए सिर्फ जमीन नहीं हड़प रही है, ये हमारे देश की डेमोग्राफी बदलने का षड्यंत्र रच रही है। ये हमारे नौजवानों की नौकरियां छीन रही है, हमारी बहन बेटियों को निशाना बना रही है और हमारे आदिवासियों को बहलाकर उनकी जमीनों पर कब्जा कर रही है। सुदर्शन न्यूज बार बार हर मंच से हर बहस में गरज कर कहता रहा है कि ये देशद्रोही तत्व भारत माता के दुश्मन है, इनकी जगह सिर्फ और सिर्फ बॉर्डर के उस पार है। सबसे पहले हम आपको सुनाते हैं कि आपको धर्म योद्धा डॉक्टर सुरेश चवाण जी की वो गर्जना सुनिए। बांग्लादेशी घुसपैठिए रोहिंग्या, हम मुकदमा लड़ रहे हैं कोर्ट में। हमारे देश में कोई आया है और हम अपने कोर्ट में, हमारी ही कोर्ट, हमारा ही देश और हमारे में देश में घुसे घुसपैठियों के बारे में हम अपने कोर्ट से मुकदमा लड़ रहे हैं। ये क्या है? बाला साहब ने कहा था कि विदेशी घुसपैठियों को गोली मार दूंगा। ये केवल हिंदुस्तान में नहीं, दुनिया के कई देशों में होता है। इजराइल मार देता है, चाइना मार देता है, कितने देश है। आखिर हम ये हिम्मत कब दिखाएंगे? मैं किसी के मुसलमान के देशभक्त हो, नहीं हिंदू हो मुसलमान हो, अगर उसके देशभक्ति का कोई पैमाना अगर आज मुझे कोई कहे कि तय करो, तो मैं कहूंगा कि वही देशभक्त है जो विदेशियों को बाहर निकालने का अभियान का समर्थन करेगा। बाकी सब गद्दार होंगे, नमक हराम होंगे। आपको तय करना है, यह अभियान ना केवल घुसपैठियों को बाहर निकालेगा, क्योंकि बिलों के अंदर छुपे हुए घुसपैठियों के समर्थकों को भी बाहर निकालेगा। या तो वो विरोध करेंगे या तो समर्थन करेंगे। समर्थन करने वाले देशभक्त कहलाएंगे, विरोध करने वाले गद्दार नमक हराम कहलाएंगे। यह अभियान का ये भी बड़ा यश रहेगा, ये भी आपको यहां समझना चाहिए। तो आज सुदर्शन न्यूज की दहाड़ ही देश की नीति बन रही है। प्रधानमंत्री मोदी ने लाल कोट की प्राचीर से मानते हुए ये कहा कि षड्यंत्र के तहत देश की डेमोग्राफी को बदला जा रहा है, एक नए संकट के बीज बोए जा रहे हैं। घुसपैठिए देश के नौजवानों की रोजी रोटी, बहन बेटियों को टारगेट और जिस तरह से आदिवासियों को भ्रमित करके उनकी जमीनों पर कब्जा कर रहे हैं, उसे ये देश सहन नहीं करेगा। सुनिए। मैं आज देश के सामने एक चिंता, एक चुनौती के संबंध में आगाह करना चाहता हूं। षड्यंत्र के तहत, सोची समझी साजिश के तहत देश की डेमोग्राफी को बदला जा रहा है। एक नए संकट के बीज बोए जा रहे हैं और ये घुसपैठिए मेरे देश के नौजवानों की रोजी रोटी छीन रहे हैं। एक घुसपैठिए मेरे देश की बहन बेटियों को निशाना बना रहे हैं। ये बर्दाश्त नहीं होगा। ये घुसपैठिए भोले भाले आदिवासियों को भ्रमित करके उनकी जमीनों पर कब्जा कर रहे हैं। ये देश सहन नहीं करेगा। और इसलिए मेरे प्यारे देशवासियों, जब डेमोग्राफी परिवर्तन होता है, सीमावर्ती क्षेत्रों में डेमोग्राफी में परिवर्तन होता है, तब राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए संकट पैदा होता है। देश की एकता, अखंडितता और प्रगति के लिए ये संकट पैदा, सामाजिक तनाव के बीज बो देता है। और कोई देश अपना देश घुसपैठियों के हवाले नहीं कर सकता है, दुनिया का कोई देश नहीं कर सकता है, तो हम भारत को कैसे कर सकते हैं? हमारे पूर्वजों ने त्याग और बलिदान से आजादी पाई है, हमें स्वतंत्र भारत दिया है। उन महापुरुषों के प्रति हमारा कर्तव्य है कि हम हमारे देश में ऐसी हरकतों को स्वीकार न करें। उनकी सच्ची श्रद्धांजलि होगी। और इसलिए मैं आज लाल किले की प्राचीर से कहना चाहता हूं, हमने एक हाई पावर्ड डेमोग्राफी मिशन शुरू करने का निर्णय किया है। ये मिशन
इस मिशन के द्वारा ये जो भीषण संकट नजर आ रहा है, भारत पे मंडरा रहा है जो संकट है, उसको निपटाने के लिए तय समय में सुविचारित सुनिश्चित रूप से अपने कार्य को करेगा। उस दिशा में हम आगे बढ़ रहे हैं। तो आपने सुना किस तरीके से धर्म योद्धा डॉक्टर सुरेश चवाड़के जी ने वर्षों पहले वही बात कही थी कि घुसपैठियों को देश से बाहर निकालो, और आज लालकोट से देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपनी आवाज को बुलंद किया है। सुदर्शन न्यूज लगातार घुसपैठियों को लेकर अपनी आवाज बुलंद करता रहा है और बदलती डेमोग्राफी पर भी अब सुदर्शन चक्र यहां पर चलता हुआ भी नजर आ रहा है। जिस तरीके से देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सुदर्शन न्यूज के तमाम दावों पर आज मोहर लगा दी है। स्वतंत्रता दिवस का दिन है और देश घुसपैठियों से आजादी की मांग कर रहा है। तो इसी विषय पर करेंगे चर्चा। तमाम मेहमान हमारे साथ, तमाम अतिथि जुड़ चुके हैं जिनका परिचय मैं आपसे करा देती हूं। बीजेपी के प्रवक्ता अवरल मलिक हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अवरल, बहुत बहुत स्वागत अवरल जी आपका करती हूँ। और हमारे साथ कांग्रेस के प्रवक्ता रतन तिवारी जी जुड़ चुके हैं। रतन जी आपका भी बहुत बहुत स्वागत। और हमारे साथ राकेश प्रजापति सपा के प्रवक्ता हमारे साथ जुड़ चुके हैं। राकेश जी आपका भी बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। आप तीनों गेस्ट का, पैनलिस्ट का सुदर्शन न्यूज में बहुत बहुत स्वागत। और चर्चा की शुरुआत रतन जी आपसे ही करना चाहूंगी। देखिए, जब कांग्रेस की सत्ता थी देश में, उस समय पर बांग्लादेशियों को, घुसपैठियों को निकालने के लिए आपकी सरकार ने क्या ठोस कदम उठाए थे? रतन जी। सबसे पहले शिवांगी जी आपको नमस्कार करता हूं, सभी मित्रों को नमस्कार करता हूं। आज स्वतंत्रता दिवस की सभी देशवासियों को शुभकामनाएं देता हूं। देखिए, कांग्रेस पार्टी ने जो काम किया, देश हित में काम किया, और काम किया ही था, इसके लिए लगातार देश की जनता ने हमें 70 वर्षों तक देश के सिंहासन पे सत्ता सौंपी, और उसके कारण हमने बहुत सारे काम किए। जब इस देश में सुई तक नहीं बनती थी तो बड़े बड़े कल कारखाने, हवाई जहाज, अंतरिक्ष में पहुंचने का हमने काम किया। हमने शिक्षा का अधिकार दिया, सूचना का अधिकार दिया, आरटीआई लाया, हमने आधार लाया। हमने जो आज 80 लाख लोग जो आज अन्न फ्री में ले रहे हैं, भोजन ले रहे हैं, वो भोजन का अधिकार भी कांग्रेस पार्टी ने लाया था। तो कांग्रेस पार्टी ने इस देश के लिए काम किया। इस देश में हमने सरहदें सुरक्षित रखी थी। ठीक है, घटनाएं घटती हैं, हम उसकी जिम्मेदारी भी लेते थे और जिम्मेदारी लेके अपने मंत्रियों को बर्खास्त भी करते थे। लेकिन आज 11 वर्षों में क्या हुआ है? 11 वर्षों में देश को सिर्फ जुमला मिल रहा है, देश को सिर्फ झूठे वादे मिल रहे हैं। आज महिला सुरक्षित नहीं है, किसान परेशान है, युवा सड़कों पे है। तो बहुत सारे ऐसे विषय हैं जिस विषय पे, लेकिन ये बांग्लादेशी और घुसपैठी आप ही की सरकार में आए हैं जिनकी जनसंख्या भारत देश में इतनी बढ़ चुकी है। शिवांगी जी, बिल्कुल सही आपने सवाल पूछा। यही भारतीय जनता पार्टी के लोग हैं। जब दिल्ली में चुनाव हो रहा था तो दिल्ली के चुनाव के पहले यह आंकड़ा बताते थे कि इतने लोग दिल्ली के मतदाता हैं। लेकिन चुनाव हो गया, दिल्ली की मुख्यमंत्री भाजपा की बन गई, उसके बाद वो जो बांग्लादेशी घुसपैठिए थे वो पूरी तरीके से गायब हो गए। अब वही घुसपैठिए बिहार में आ गए हैं। जब इन्हें पता है कि बिहार में आ गए हैं और इनकी डबल इंजन की सरकार चल रही है, देश का गृह मंत्री, देश का प्रधानमंत्री, देश का चौकीदार क्या कर रहा है? अगर लोग आ रहे हैं तो अंकुश लगाना चाहिए। अगर आपको पता है इतने लोग हैं तो उन्हें बाहर का रास्ता दिखाइए। अब सवाल विपक्ष से पूछेंगे तो ये बात चलिए ठीक है। बीजेपी के प्रवक्ता अवरल मलिक जी जुड़े हुए हैं, इस बात का जवाब देंगे। देखिए अवरल जी, लगातार हमारे प्रधान संपादक इस अपनी आवाज को बुलंद करते रहे हैं और लगातार सुदर्शन न्यूज ने कहा है कि घुसपैठियों को बाहर निकालो, और आज लालकोट से देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी वही बात कही है। सुदर्शन की बात पर पूरी तरीके से मोहर लगती हुई नजर आ रही है। और जिस तरीके से कांग्रेस के प्रवक्ता सवाल कर रहे हैं कि आपकी पार्टी जो है 10 साल से भी ज्यादा का वक्त हो चुका है, आपकी पार्टी केंद्र में है, घुसपैठियों को निकालने के लिए क्या मुहिम चलाई जा रही है, क्या किया जा रहा है आपकी पार्टी की तरफ से? अवरल जी, सवाल आपसे। देखिए, जहां तक विषय सुदर्शन न्यूज टेलीविजन चैनल का, सुदर्शन न्यूज टेलीविजन चैनल नेशनल टीवी चैनल है, बड़ा टीवी चैनल है, राष्ट्रवादी टेलीविजन चैनल है, करोड़ों लोग देखते हैं प्रतिदिन। और उसके साथ साथ जहां तक विषय सुदर्शन न्यूज टीवी का, डॉक्टर सुरेश चवाड़के जी का,
निश्चित रूप से राष्ट्रवाद और हिंदुत्व के प्रति पूर्ण रूप से आपका टीवी चैनल समर्पित है। इसके लिए विशेष आपका हृदय से मैं धन्यवाद और आभार प्रकट करना चाहूंगा। और उसके साथ साथ जहां तक विषय है मोहर लगने का, तो निश्चित रूप से इसमें मोहर लगी है। और उसके साथ साथ जहां तक विषय है एक तरीके से घुसपैठ का, तो किसी प्रकार से इस देश को धर्मशाला में कन्वर्ट नहीं होने दिया जाएगा, किसी रूप में यहाँ घुसपैठियों को नहीं बसने दिया जाएगा। और घुसपैठियों को बसाने का, घुसपैठियों को नागरिकता दिलवाने का, घुसपैठियों को आगे बढ़ाने का, अपनी वोट बैंक पॉलिटिक्स करने का काम कौन लोग करते हैं वो सबको स्पष्ट मालूम है। कांग्रेस पार्टी, और अगर पश्चिम बंगाल की पर्टिकुलरली बात कर ली जाए, तृणमूल कांग्रेस की वहां सरकार है और तृणमूल कांग्रेस की जो चीफ है ममता बनर्जी, वो वहां की मुख्यमंत्री है, वही गृह मंत्री भी है। गृह मंत्रालय उन्हें रिपोर्ट करता है, एसपी, डीसी, सारे पुलिस थाने, एडीजी लॉ एंड ऑर्डर, डीजीपी वहां का पूर्ण रूप से उन्हें रिपोर्ट करता है, चीफ सेक्रेटरी उन्हें रिपोर्ट करता है। स्टेट इशू एक तरीके से लॉ एंड ऑर्डर है। और मैं सोचता हूं जिस तरीके से वहां वोट बैंक के लिए बसाने का काम करते हैं और फर्जी कागज एक तरीके से वहां तैयार करवाए जाते हैं, ये बहुत ही दुखद विषय है। और उसके साथ साथ गंभीर विषय है, राष्ट्र की सुरक्षा के साथ खिलवाड़ है और राष्ट्र की सुरक्षा के साथ किसी रूप में खिलवाड़ नहीं होने दिया जाएगा, ये बिल्कुल स्पष्ट है। और जहां तक विषय घुसपैठियों का, घुसपैठियों को एक एक करके बाहर निकालने का काम निश्चित रूप से हमारी सरकार करेगी, इसमें कोई दो राय नहीं। ठीक है, हमारे साथ राकेश प्रजापति भी बने हुए हैं। राकेश जी, आपसे ये सवाल करना चाहूंगे, जब देश में सीएए एनआरसी लागू की जाती है तो उसका आप लोग विरोध क्यों करते हैं? क्योंकि देखिए ये तो अवैध घुसपैठ को रोकने के लिए लागू किया जा रहा है, फिर भी आप लोग इसको लेकर विरोध करते हैं। राकेश जी। नहीं शिवांगी जी, देखिए सीएए और एनआरसी का विरोध इस बात के लिए नहीं है कि आप घुसपैठियों को रोकिए, लेकिन जिस मंशा से लाई जाती है इनके द्वारा चीजें वो गलत है। अभी एसआईआर के तौर पर किस तरीके से अभी मरे हुए लोगों को, जिंदा लोगों को मरा हुआ दिखा करके वोट काटने का काम किया जा रहा है। महाराष्ट्र के अंदर 48 लाख वोट काटने का बढ़ाने का काम किया गया, 48 लाख वोट बढ़ाने का काम किया गया। बिहार के अंदर लगभग 60 लाख वोटों का कटने की बात कही जा रही है कि 60 लाख वोट काटे जा रहे हैं। बात सीए और एनआरसी के विरोध की नहीं है, सीए एनआरसी लेके आए, लेकिन जिस तरीके से, अब आप बताइए कोई मुझसे ये कहे कि मेरा पैतृक मकान है 100 साल पुराना, उस 100 साल पुराने पहले संपत्ति रखने का अधिकार ही नहीं था, कहाँ से बात कर रहे हैं? कोई स्टाम्प को जानता नहीं था, आज स्टाम्प को जानते हैं लोग, कोई स्टाम्प को जानता ही नहीं था। पहले किसी चीज की रजिस्ट्री होती ही नहीं थी, पहले तो ऐसे ही कह दिया जाता था ये खेत आपका है, चलिए ठीक है आपको दे दिया। राकेश जी, तो इन्हीं घुसपैठ को निकालने के लिए, इन्हीं की छटनी करने के लिए तो एसआईआर की बात हो रही है, फिर आप लोग क्यों प्रदर्शन कर रहे हैं तख्तियां लेकर? एसआईआर की बात हो रही है तो एसआईआर पर चर्चा क्यों नहीं करना चाह रहे हैं सरकार? बताइए, इतने दिन हो गए। खैर राकेश जी, देखिए अभी एसआईआर का मुद्दा नहीं है, एसआईआर पर हम बात बाद में कर लेंगे। राकेश जी, जो मैंने सवाल किया आप उसका जवाब दे दीजिए। चर्चा से क्यों बीमारी क्या है? विपक्ष के निधन हो गया, अगर उसका नाम गलत तरीके से जुड़ा हुआ उसको हटा रहे हैं। देखिए चुनाव आयोग ने तो साफ कर दिया है, हालांकि मैं इस मुद्दे पर आना नहीं चाहती हूँ, आप मजबूर कर रहे हैं। चुनाव आयोग ने साफ कर दिया है कि अगर विपक्ष के पास कोई सबूत है तो वो कोर्ट में चला जाए। विपक्ष के लोग भी प्रश्न उठाएं, विपक्ष के लोगों को जनता ने चुन करके भेजा है। चलिए मलिक जी, आपके पास चर्चा में वापस लौटूंगी। देखिए, जब सीए देश में लागू हो चुका है उसके बाद भी इस तरीके की तस्वीरें आती कि तमाम घुसपैठिए देश के अंदर हैं, इस पर क्या कहेंगे अवरल जी आप? हमारा बिल्कुल स्पष्ट मानना है, बिल्कुल क्लियर कट हमारी पार्टी का स्टैंड है, किसी घुसपैठियों को नहीं बख्शा जाएगा, ना ही इस प्रकार से आदेश में रहने दिया जाएगा। राष्ट्रीय सुरक्षा का मुद्दा है, राष्ट्र हमारे लिए सर्वोपरि है। और उसके साथ साथ जिस तरीके से अब यहाँ चर्चा एसआईआर की कर रहे थे, जरूर बात कर रहे थे, ये बिल्कुल स्पष्ट है। अगर ये एसआईआर पे बात करें, पहले समझ ले एसआईआर क्या है। अगर मतदाता सूची को अपडेट किया जा रहा है, इन्हें क्या पीड़ा है और कहां से वहां वोट चोरी हो गई, कहां से आखिर ये किस प्रकार के आखिर ये आरोप लगा रहे हैं। अगर मतदाता सूची को अपडेट किया जा रहा है, किसी का निधन हो गया, उसका नाम हटा दिया जा रहा है और एक तरीके से वेरिफिकेशन हो रहा है, कोई 18 साल का हो गया, उसका अगर नाम नहीं जुड़ा हुआ है वोटर लिस्ट में, उसका जोड़ दिया जा रहा है। मैं समझता हूं ये बहुत ही दुखद है, हास्यास्पद है। इस प्रकार के जो मुद्दे सेल्फ क्रिएटेड इनके द्वारा क्रिएट किए जा रहे हैं, क्योंकि इनके पास कोई मुद्दा नहीं है और केवल ये उलझुल बयानबाजी कर रहे हैं, ये बहुत ही दुखद है, शर्मिंदगी वाली बात है। मेरा हाथ जोड़कर इनसे विनम्रता पूर्वक निवेदन है, कम से कम ऐसी बात कृपया करके ना करें। रतन जी, देखिए जब भी
घुसपैठियों की बात होती है तब विरोध प्रदर्शन की तस्वीरें विपक्ष के सामने से आती हैं। आपने एसआईआर की बात की, एसआईआर को लेकर देखिए चुनाव आयोग लगातार छटनी कर रहा है। जिस तरीके से अविरल जी ने भी बात कही कि जिस तरीके से जो लिस्ट है उसको छांटा जा रहा है कि जिसकी डेथ हो चुकी है, जिसके नाम जो है 2 जगह हैं, उनको छांटा जा रहा है, तब आप लोग क्यों विरोध करते हैं? ऐसे ही जब घुसपैठियों को भारत देश से निकालने की बात होती है, क्योंकि कहीं ना कहीं उनमें घुसपैठियों के नाम भी तो एसआईआर में शामिल होते हैं, तब आप लोग क्यों विरोध प्रदर्शन करने के लिए तख्तियां लेकर उतर आते हैं? क्योंकि कई तस्वीरें, कई खबरें ऐसी भी सामने आती है जब केंद्र की सरकार, कांग्रेस की सरकार सत्ता में होती है केंद्र में, उसके बाद जो घुसपैठियों की संख्या है वो हमारे देश में बढ़ जाती है। रतन जी। शिवांगी जी, मुझे आवाज थोड़ी अलग ढंग से आ रही है, आपकी आवाज मैं पूरी तरीके से सुन नहीं पा रहा हूं। रतन जी, अभी आपको मेरी आवाज क्लियर आ रही है? जी अभी आ रही है। देखिए रतन जी, मेरा सीधा सा सवाल ये है, जब घुसपैठियों की बात होती है, जब सरकार घुसपैठियों को निकालने की बात करती है, तब आप लोग तख्तियां लेकर विरोध प्रदर्शन क्यों करने लगते हैं? जब एसआईआर में तमाम घुसपैठियों के नाम शामिल हैं, तब आप लोग क्यों विरोध प्रदर्शन करने के लिए उतर आते हैं? आपको तो देश का साथ देना चाहिए, आपको सरकार का साथ देना चाहिए, क्योंकि आपकी ही सरकार में तमाम बांग्लादेशी, तमाम रोहिंग्या, तमाम घुसपैठी हैं, जब आपकी सरकार केंद्र में थी कांग्रेस की। रतन जी। बिल्कुल शिवांगी जी, घुसपैठी अगर भारत में आ रहे हैं तो उसी मुद्दे को लेके झारखंड के एक समाज सेवक हैं सीरज दत्ता, शायद अविरल मलिक ध्यान लगाएंगे तो इनको मालूम पड़ेगा। सीरज दत्ता ने आरटीआई के माध्यम से गृह मंत्रालय से जवाब मांगा था कि कितने घुसपैठी बांग्लादेशी भारत में आए हैं, किन किन राज्यों में आए हैं, उसका डाटा दीजिए। गृह मंत्रालय से जवाब आता है कि हमारे पास किसी भी प्रकार का कोई डाटा नहीं है। अंत में उन्होंने एक लाइन लिख दी है कि चुपके से सरहद को पार करके आ जाते हैं। तो आप बताइए मुझे शिवांगी जी कि सरहद पे किसकी जिम्मेदारी है सरहद को मजबूती से चकाचौंध और चौकीदारी करने की? अगर घुसपैठी सरहद के माध्यम से रतन जी, सरहद से अभी थोड़ी आ गए होंगे, 10 साल पहले आए होंगे, 10 सालों में इतने घुसपैठी आ जाएंगे। मैं मानता हूं, मैं उस चीज आप इस बात को मानते हैं कि आपकी सरकार जब केंद्र में थी तब घुसपैठी भारत देश में आए? आप इस बात को मानते हैं? अब देखिए, मैं तो वही कह रहा हूं कि हमारी भी सरकार रही, अटल बिहारी की सरकार रही, तमाम लोगों की सरकार रही। आज 10-11 सालों से देश में नरेंद्र मोदी की सरकार है जो सीना चौड़ा करके 56 इंच का सीना दिखा के कहते हैं कि मैं देश का चौकीदार हूं। उसके बाद भी आतंकवादी भारत में आते हैं और 27-28 हमारी बहनें को, सुहाग को छीन लेते हैं। ये भी तो सरहद की जिम्मेदारी उनकी थी। अब आप कहेंगे कि ये जो 27-28 लोग मारे गए हैं ये तो कांग्रेस सरकार में मारे गए होंगे या कांग्रेस सरकार में आतंकवादी आए और मार के चले गए। नहीं देखिए, जवाब देंगे और जवाब सुने, ठीक है, जवाब बिल्कुल। देखिए रतन जी, जहां तक विषय है हमारी पार्टी का और तमाम सारे मुद्दों का जिस तरीके से उठाए जाते हैं, पहले आपने एक मुद्दा उठाया था ईवीएम का और उसके साथ साथ तरह को मुद्दे आपने उठाए, वो मुद्दे उन मुद्दों की हवा निकल गई। उसके बाद ये एसआईआर का मुद्दा आपने उठा लिया और दूसरी बात ये है, अगर ईवीएम की बात करेंगे तो बात बहुत दूर तक जाती है। वो चीज भी मैं स्पष्ट कर दूं, हालांकि वो विषय नहीं है, केवल मैं 10 सेकंड में स्पष्ट कर देता हूं। मोदी जी तो गुजरात के मुख्यमंत्री थे और वाराणसी से उन्होंने पर्चा भरा था चुनाव लड़ने के लिए, और उत्तर प्रदेश की लॉ एंड ऑर्डर अखिलेश यादव के हाथ में थी। अखिलेश यादव उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री थे, समाजवादी पार्टी की सरकार थी, लॉ एंड ऑर्डर पूरा उनके हाथ में था। पुलिस प्रशासन ने किस तरीके की बेईमानी 2014 के लोकसभा चुनाव में की सबने देखा। और उसके साथ साथ केंद्र सरकार में एक तरीके से अगर प्रधानमंत्री की बात कर ली जाए, आपकी सरकार थी, डॉक्टर मनमोहन सिंह साहब केंद्र प्रधानमंत्री थे, पूरे तरीके से सिस्टम आपके हाथ में था, ईवीएम के माध्यम से चुनाव हुआ था, बावजूद इसके भारतीय जनता पार्टी जीती। तो ये अलग अलग प्रकार के जो आप मुद्दे उठाते हैं बहुत हास्यास्पद है। और मनमोहन सिंह साहब 2 बार इस देश के प्रधानमंत्री ईवीएम के माध्यम से रहे, इस चीज को भी याद रख लेना चाहिए। ममता बनर्जी, भगवंत मान, अरविंद केजरीवाल अगर मुख्यमंत्री रहे वो भी ईवीएम से रहे, और अगर उमर अब्दुल्ला सीएम है वो भी ईवीएम से है, सुखविंदर सुक्खू, सिद्धारमैया सब ईवीएम के माध्यम से मुख्यमंत्री है, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी एमपी भी ईवीएम के माध्यम से है। और ये जो एसआईआर का नहीं, लेकिन वोट चोरी नहीं की गई बिहार में। अविरल मलिक जी, हमने वोट चोरी करके सरकार नहीं बनाई। आपकी पोल तो तब खुल गई जो आपके नेता अनुराग ठाकुर ने कहा कि 93,000 फर्जी वोट वायनाड में पड़े और 93,000 वोट से आपके कैंडिडेट वहां पे वोट पाए हुए हैं। तो कहीं ना कहीं आपकी पोल तो देश की जनता खोल रही है कि वोट चोरी कहां हो रही है। कितने लाख लोग जो आपने मृत घोषित करके उनका नाम डिलीट कर दिया वो आज भी जिंदा है
और आज भी एक एक व्यक्ति के 80-80 नाम नहीं, 2014 खुल रहे हैं, के दिख रहे हैं। चुनाव कहीं न कहीं आपकी नाकामी है। थी स्मृति ईरानी जी, और आपकी किस प्रकार का सरकार सलूक वहां की वोट उत्तर प्रदेश की चोरी पुलिस और करके सरकार ने किया सत्ता था, पे बैठी वो है, मैं ये समझता हूं, सच्चाई आपको है। मालूम है। और प्रियंका गांधी की एक सेक्रेटरी और नरेंद्र मोदी जी खुद चुनाव हारते हारते चलिए जीते ठीक है हुए। अविरल जी, जिस तरीके से घुसपैठ का हमारा मुद्दा है जिस पर हम आज बात कर रहे हैं, आज हम चर्चा करें। अविरल जी देखिए, देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी आज साफ कर दिया है, तो घुसपैठ मुक्त भारत हमारा कब तक हो जाएगा? अविरल जी, इसका क्या जवाब है आपके पास? जी नहीं, देखिए, जहां तक विषय घुसपैठ मुक्त भारत का, निश्चित रूप से घुसपैठ मुक्त भारत का निर्माण होगा और इसमें कोई दो राय नहीं है। भारतीय जनता पार्टी का इसमें क्लियर कट स्टैंड है और जल्द से जल्द घुसपैठ मुक्त भारत का निर्माण हो, डेडलाइन हमारे द्वारा इसमें सेट की जाएगी, ये बिल्कुल स्पष्ट है। और किसी घुसपैठियों को नहीं बख्शा जाएगा, चुन चुन के बाहर निकालने का काम, रोहिंग्या मुसलमानों को बाहर निकालने का काम निश्चित रूप से किया जाएगा और डंके की चोट पर होगा। ठीक है, राकेश जी कुछ कह रहे हैं जी। चैनल का आपका, शिवांगी जी, विशेष धन्यवाद। आपके न्यूज़ चैनल का विशेष धन्यवाद जी। शिवांगी जी, हमारे 56 इंची प्रधानमंत्री लगातार तीसरी बार प्रधानमंत्री बन गए और उन्होंने भारत, सौभाग्यशाली हैं, उन्होंने भारत के सबसे ज्यादा दिनों तक लगातार प्रधानमंत्री रहने का रिकॉर्ड भी बना दिया। लेकिन धरातल पर क्या काम हुआ है वो सब आप ही पूछ रहे हैं। आखिर घुसपैठियों को अब लाने का काम कौन कर रहा है? अरे 11 साल में आप पर नहीं हुआ तो सत्ता खाली करिए। 11 साल अरे सपा की सरकार में भी कितनी खबरें आई है घुसपैठियों की। राकेश जी कैसी बात कर रहे हैं आप इस बात को मानते हैं? जब आपकी पार्टी थी उत्तर प्रदेश में राकेश जी, सपा की पार्टी में भी जब सपा की सरकार रही है, कितनी घुसपैठियों बांग्लादेशी रोहिंग्याओं की खबरें आई थी? कहां से आए थे? उत्तर प्रदेश की कौन सी सीमा बांग्लादेश से मिलती है? कहां से आप डाटा ले आई? रोहिंग्या घुसपैठियों की जब सपा की सरकार उत्तर प्रदेश में रही है, तमाम घुसपैठिए सपा की सरकार में भी देश में रहे हैं। मिलती है बांग्लादेश। यहाँ भी नए नए आदमी घूम रहे थे मेरठ में, कैराना में। मैं तो बागपत से हूँ, मेरठ कैराना में भी नए नए आदमी घूम रहे थे, जिन्हें किसी गांव वाले ने कभी देखा नहीं। वे आदमी घूम रहे थे मेरठ, कैराना, मुजफ्फरनगर, रामपुर में। वे कहां से प्रकट हो गए, धरती में से निकल आए या आकाश में से आ गए, ये समझ में नहीं आ रहा था। वे कहां से आए थे मुझे भी मालूम नहीं है। आपको मालूम हो तो बता दीजिए वो कौन लोग थे जिन्हें ना स्थानीय लोग जानते थे। जो दंगे के समय में नए नए लोग मुजफ्फरनगर में घूम रहे थे, कहां से आए थे वे लोग? रामपुर में नए लोग कहां से आ गए थे? कैराना में नए लोग कहां से आ गए थे? कौन लोग थे वे? नए नए लोग घूम रहे थे जिन्हें स्थानीय भी नहीं पहचान रहे थे। मेरठ में नए नए लोग घूम रहे थे, कहां से आए थे वे नए नए लोग? अजीब अजीब प्रकार के लोग, अजीब अजीब भाषा को बोलते हुए लोग, और जो माहौल खराब करने का यहाँ पश्चिम में काम कर रहे थे आपकी सरकार के दौरान। 28 प्रदेशों में 21 प्रदेशों में आपकी सरकार है, 21 प्रदेशों में आपकी सरकार है, केंद्र में आपकी सरकार है, पिछले 9 सालों से उत्तर प्रदेश में आपकी सरकार है, 11 सालों से। राकेश जी चलिए ठीक है, आप मुझसे पूछ रहे थे। राकेश जी कांग्रेस पर टिप्पणी करेंगे। राकेश जी देखिए, आपसे मेरा एक सवाल है, समय का भी अभाव रहता है। राकेश जी इस बात का जवाब दीजिए। अरे अपनी सरकार का फेल्योर तो मानिए ना, अपनी सरकार का फेल्योर बिल्कुल नहीं मानेंगे किसी भी तरीके का। अरे कितने साल और चाहिए? आपकी सरकार थी तो ऐसा फेल्योर था, आजम खान की भैंस खुल गई थी पूरी। यूपी पुलिस, डीजीपी वगैरह सारे दौड़ रहे थे भैंसों के पीछे। भैंस कहां गई आजम खान की? आजम खान की भैंस ढूंढने में पूरी यूपी पुलिस। ठीक, कौन भड़काते थे? हिंदुओं का नरसंहार की खबरें सामने आती थी, इसका जवाब क्या आपके पास है राकेश जी? ये दंगे किसकी तरफ से भड़काए जाते थे? शिवांगी जी, संभल का दंगा, बहराइच का दंगा और अभी अभी फतेहपुर का दंगा, ये किसकी सरकार में हुआ? ये क्या अब समाजवादी पार्टी की सरकार? समस्या यही है, मैं पहले कह रहा था थोड़ी देर पहले। अरे आप मत बोला करिए, आपके बीच में मैं एक भी बार नहीं बोला हूँ और आप हर एक के बीच में बोलना शुरू कर दिया आपने। सही बात नहीं है। नहीं चलिए आप बोलिए जी। राकेश जी बात पूरी करिए। आपके बीच में बोला हूँ ना, रतन तिवारी जी भी आपके बीच में। ठीक है राकेश जी अपनी बात को पूरा करिए जी। ठीक है, बात पूरी करिए। बहुत सी चीजें हैं याद दिलवाने के लिए। 69,000 शिक्षक भर्ती पर आप नहीं बोले हो, एक भी डिबेट में नहीं बोले हो। आज बोल दीजिए 69,000 शिक्षक भर्ती पर क्या हुआ है? 19,000 पिछड़ों के पदों के साथ डकैती डालने का काम किसने किया है? बताइए, आज इसी पर जवाब दे दीजिए। चलिए फिर बाद में बात करेंगे। बताइए 69,000 शिक्षक भर्ती पर, सिंगल बेंच पर, सिंगल बेंच और डबल बेंच पर। राकेश जी मैंने जो आपसे सवाल किया, आप पहले उसका जवाब दे दीजिए। डबल बेंच पर, सिंगल बेंच से भी, हाई कोर्ट के सिंगल बेंच से भी मुकदमा जीत चुके हैं वो। हाई कोर्ट के डबल बेंच से भी मुकदमा जीत चुके हैं। 2024 के चुनाव से पहले योगी आदित्यनाथ जी ने ये कहा था 3 महीने के अंदर आपको अलॉटमेंट लेटर मिल जाएगा।
क्यों नहीं अलाउटमेंट लेटर मिला? फिर आपकी सरकार यानी कि पिछड़ा पे पूरी तरीके से विरोधी है, दलित विरोधी है, और आप सुप्रीम कोर्ट लेकर के गए उस मुद्दे को, आप सुप्रीम कोर्ट लेकर के गए इस पूरे मुद्दे को दर्शकों को बताना। राकेश जी देखिए, राकेश जी आप मुद्दे को भटका रहे हैं। जो हमारा मुद्दा है आप उस पर बात करिए। राकेश जी, जो मैंने सवाल पूछा है आप उसका जवाब दीजिए। नहीं देंगे इस पर? ये क्या लोगों की भावनाओं से जुड़ा हुआ मुद्दा नहीं है? ऐसा तो उत्तर प्रदेश में कभी नहीं हुआ ना, पिछड़ों के आरक्षण के साथ कभी भी इतनी तरीके। राकेश जी, आरक्षण हमारा मुद्दा नहीं है। राकेश जी, आरक्षण हमारा मुद्दा नहीं, हम घुसपैठ पर बात कर रहे हैं, और घुसपैठ को निकालने के लिए क्या आप समर्थन देंगे कि नहीं, इसका जवाब दीजिए आप। आरक्षण मुद्दा बहुजनों का है, आरक्षण मुद्दा आपका क्यों होगा? आरक्षण मुद्दा समाजवादियों का है, आरक्षण मुद्दा बहुजनों का है, आरक्षण मुद्दा। राकेश जी पहले आप मेरी बात को ध्यान से सुनिए। से शिक्षा से वंचित रखा। और साइड डाउन करिए, पीसीआर से मैं कहूंगी। राकेश जी, मेरी बात को आप ध्यान से सुनिए। जिस तरीके से देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी घुसपैठियों को निकालने की बात करते हैं, और जब घुसपैठियों को देश से बाहर फेंका जाएगा, क्या आप उसमें अपना समर्थन देते हैं? इस पर जवाब दीजिए राकेश जी। नहीं, आप जवाब लीजिए ना इनसे कि 69,000 शिक्षक भर्ती पर पूछ लीजिए ना एक बार। भर्ती हमारा मुद्दा नहीं है राकेश जी, आज का हमारा जो मुद्दा है, हम घुसपैठ पर डिबेट कर रहे हैं, हम आरक्षण पर डिबेट नहीं कर रहे हैं, हम आरक्षण पर चर्चा नहीं कर रहे हैं। मेरा जो मुद्दा है आपके पास उसका जवाब है नहीं। 2 साल से मैं आपके यहाँ बैठ रहा हूँ, कभी एक डिबेट इन चीजों पर भी। बस वही तो बात है राकेश जी, आपसे जो मैंने सवाल किया, आपके पास उसका जवाब नहीं है, क्योंकि आप अपनी वोट बैंक की राजनीति को चलाने के लिए शुरुआत से घुसपैठियों को संरक्षण देते आए हैं। कह रहा हूँ, आपसे नहीं कह रहा हूँ, सुदर्शन न्यूज चैनल को कह रहा हूँ, कभी एक डिबेट इन पर भी कर लीजिए। सुदर्शन न्यूज हमेशा डिबेट ऐसे मुद्दों पर ही करता है, और सरकार से भी सवाल पूछा जाता है, लेकिन आपके पास मेरे सवाल का जवाब नहीं है। आपके पास मेरे सवाल का जवाब नहीं है, क्योंकि आप घुसपैठियों को संरक्षण देते हैं। कोई बोलना शुरू करता है, तुरंत टोकना शुरू कर देते हैं। आप घुसपैठियों की चिंता है, यहाँ पर 19,000 पिछड़ों के पद चले गए। चलिए ठीक है राकेश जी, आपके पास मेरे सवाल का जवाब नहीं है। अविरल जी देख रहे हैं, घुसपैठियों के समर्थन में इनके पास कोई जवाब नहीं, और ना ये देश के साथ, देश के समर्थन में अपने हाँ का जवाब दे रहे हैं, घुमाते हुए अपने जवाब पर नजर आते हैं, क्योंकि इनके पास कोई जवाब नहीं है। यही सेम सवाल। चलिए ठीक है, वाले लोग हैं, ये एमवाई के आधार पे चलते हैं, ये अलग अलग फैक्टर्स के आधार पे चलते हैं, डिवाइड एंड रूल की पॉलिटिक्स करते हैं, घुसपैठियों को बचाने का प्रयास करते हैं, और वोट बैंक पॉलिटिक्स इनके द्वारा की जाती है, बिल्कुल स्पष्ट है। और 69,000 शिक्षक भर्ती का आज मुद्दा नहीं है, उस मुद्दे को यहाँ बैठ के गाने का काम कर रहे हैं। मैं सोचता हूँ अगर ये प्रवक्ता है, मीडिया सेल से ये ट्रेनिंग वगैरह कुछ मिली हो, या कुछ किसी ने एडवाइस दी हो अखिलेश यादव वगैरह ने, तो उन्हें भी पता होना चाहिए जिस मुद्दे पे डिबेट बुलाई जाती है उसी मुद्दे पे डिबेट करनी चाहिए, अन्य मुद्दे पे नहीं दौड़ना चाहिए। और उसके साथ साथ जिस तरीके से हमारे ऊपर आरोप लगा रहे हैं, अपना स्टैंड ये कायम करते हैं, अगर घुसपैठियों पर कार्रवाई होगी तो इनका क्या स्टैंड है, ये समर्थन में है कि खिलाफ है, वो ये नहीं बोल पा रहे हैं, ये बड़ा हास्यास्पद है। और उसके साथ साथ जहां तक विषय घुसपैठियों का, किसी घुसपैठिए को नहीं बख्शा जाएगा, और ये देश धर्मशाला नहीं है। आदरणीय अमित शाह जी भी और मोदी जी बिल्कुल स्पष्ट इस चीज को कई बार कर चुके हैं। चलिए ठीक है रतन जी, सेम सवाल मैं आपसे दोहराना चाहती हूँ। जिस तरीके से घुसपैठियों को देश से बाहर निकालने की बात हो रही है, तो क्या आप इस बात पर समर्थन करते हैं? आप देश के साथ हैं, आप सरकार के साथ हैं? रतन जी, क्या आपका? शिवांगी जी, रतन तिवारी का स्टैंड हमेशा से देश के साथ रहा है, और आपके चैनल पे डंके की चोट पे मैंने बार बार बहुत सारे ऐसे मुद्दे हैं, उस मुद्दों पे देश का समर्थन किया है, देश के मुद्दों पे हमने बात की है। इस मुद्दे पे अगर प्रधानमंत्री जी घुसपैठियों को देश से बाहर का रास्ता दिखाते हैं, तो स्वयं रतन तिवारी, कांग्रेस पार्टी इस मुद्दे का समर्थन करती है। लेकिन अगर राजनीति के द्वेष से, राजनीति के भाव से अगर कोई कार्रवाई होती है तो उसका निषेध भी करते हैं। तो क्या राहुल गांधी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के समर्थन में ये बयान देंगे रतन जी? बिल्कुल देंगे। अगर भारत के लोगों को अगर घुसपैठिए बाहर भेजे जाते हैं तो बहुत सारे रोजगार का अवसर खुलेगा, जिससे हमारे भारत के लोगों को वो रोजगार मिलेगा। इस विषय पे बहुत गंभीर विषय है, इस पे सोचने का विषय है। लेकिन शिवांगी जी, अभी 2 दिन पहले कुलसुम शेख नामक एक महिला जो है मुंबई में पकड़ी गई है, जो फिल्म में काम करती है, और वो 2016 से मुंबई में रह रही थी। तो कहीं ना कहीं ये विषय कांग्रेस पार्टी और भारतीय जनता पार्टी का नहीं है, ये विषय देश का है। देश के सरहदों को
देश के सीमाओं को सुरक्षित करने का विषय है। और जो घुसपैठिए आ रहे हैं, कृपया करके केंद्र सरकार, रक्षा मंत्रालय, गृह मंत्रालय इस पे संज्ञान ले और पूरी तरीके से हमारी सरहद को चौकन्ना रहने की जरूरत है कि जो हो गया सो हो गया, अब तो हम दुरुस्त करें। और कांग्रेस पार्टी हमेशा ऐसे मुद्दों का समर्थन करती है। देश से ऐसे लोग घुसपैठिए बाहर होने चाहिए। चलिए ठीक है रतन जी, आपने कहा गंभीर विषय है और राहुल गांधी इसके समर्थन में बयान देंगे। इस पर हमें भी इंतजार रहेगा और दर्शकों को भी इंतजार रहेगा कि राहुल गांधी का समर्थन में एक बयान आए। फिलहाल यहाँ पर हम एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं। आप देखते रहिए सुदर्शन न्यूज।